वेलकम टू राइट विथ इंजीनियरिंग। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें सीमेंट का यूज तो होता ही होता है, इसलिए सीमेंट टेस्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, सीमेंट के टेस्ट के लिए हम लोग अलग अलग टेस्ट का यूज करते हैं जो निम्नलिखित डिफरेंट टाइप के होते हैं। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट टेस्ट। पहला, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेकंड, कंसिस्टेंसी सीमेंट टेस्ट। थर्ड इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड फोर्थ वन इज ए साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। जैसे कि आप टॉपिक देखकर समझ गए होंगे और थंबनेल देख के ही आए होंगे कि आज हम साउंडनेस टेस्ट के बारे में बताएंगे। इसीलिए चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सीमेंट हार्डनिंग होते समय श्रिंकेज होता है, जिससे सीमेंट की वॉल्यूम में कुछ चेंजेस होती हैं। तो इन जो सीमेंट की वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है उससे रिटेन करने की एबिलिटी को ही साउंडनेस ऑफ सीमेंट कहते हैं। इससे आप ये समझ लीजिए कि जितना ज्यादा साउंड कंक्रीट होगा उतना ही श्रिंकेज होगा। अगर हम इसे दूसरे तरीके से बोले तो सीमेंट हार्डनिंग होने से पहले और हार्डनिंग होने के बाद जो दोनों में डिफरेंट होती है वॉल्यूम में, उसी को हम लोग साउंडनेस ऑफ सीमेंट कहते हैं। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट को समझने से पहले हम यह जानना होगा कि सीमेंट का इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है और वह किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट आता है वो है सिलिका, एंड सेकंड वन इज आयरन ऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज कैल्शियम सल्फेट, एंड फोर्थ वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड फिफ्थ वन इज एल्कलाइन, एंड सिक्स वन इज लाइम, एंड सेवन वन इज मैग्नीशिया। सभी इंग्रेडिएंट का अपना अलग अलग रोल होता है जो सीमेंट को एक परफेक्ट रूप देते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट में लाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी सीमेंट का जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो लाइम होता है। पर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाने से हमारा क्रैक और ड्यूरेबिलिटी भी रिड्यूस करता है, इसीलिए इसके अमाउंट को हम लोग ज़्यादा नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे हम लाइम कंटेंट की एक्सिस मात्रा को निकाल सकें। साउंडनेस और सीमेंट के लिए आईएस कोड 431 पार्ट 6 है और लीच एटर ऑपरेटर के लिए आईएस कोड 5514 है। तो इसे डिटेल में जाने के लिए आइए इसको पढ़ सकते हैं। लीच एटर ऑपरेटर की सहायता से हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ये है लीच एटर ऑपरेटर्स। आप देख सकते हैं ये इंग्रेडिएंट्स आम है जो 165 mm लेंथ होता है, और ये लेंथ ऑफ एक्सपेंशन है जो आप देख सकते हैं। ये हम लोग 2 ग्लास लिए हैं और ये इस तरह से टॉप व्यू दिखता है, और जो स्प्लिट सिलेंडर का डाया होता है 30 mm का होता है और हार्ड भी 30 mm का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहला आता है वेट बैलेंस, उसके बाद सेकंड वन आता है डिस्टेंस मेजरिंग स्केल, एंड थर्ड वन इज ग्लास प्लेट 2 नंबर में, और तीसरा है ट्रॉवेल, जैसे कि आप देख सकते हैं। पांचवा है ऑयल। जैसा कि हमने बता चुका है रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स, बट आप इसे और डीपली देख लीजिए, इस फिगर को, इस प्रेजेंटेशन को देख लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए लीच एटर जो साउंडनेस टेस्ट है उसमें रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स क्या क्या है। पहला जो अपना है वेट बैलेंस, फर्स्ट है अपना वेट बैलेंस, फिर सेकंड है डिस्टेंस मेजरिंग स्केल, थर्ड वन इज अ ग्लास प्लेट, टू नोज, वाटर बाथ, पैन, ट्रॉवेल और ऑयल। ये अपना लीच एटर ऑपरेटर्स है। इसको और जूम कर देते हैं, देखते हैं इसको अच्छे से। लीच एटर ऑपरेटर्स में ये हमारा वेट मेजरमेंट हो गया, ये अपना प्लेट ग्लास है 2, और ये स्प्लिट है। और ये जो आपको यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा होगा ना, ये सर्कल सा है, फिर ये गैप है, तो ये इसका जो वैल्यू होता है ना, ये सर्कल सा दिख रहा होगा आपको, और ये बीच में ये गैप, यहाँ पे कुछ आपको पोर्शन में गैप दिख रहा होगा, ये जो गैप होता है ये होता है 0.5 mm। इसको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 बार एसएससी जेईई में भी पूछ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग टेस्ट प्रोसीजर, एक्चुअली में क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ इस टेस्ट प्रोसीजर में हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस टेस्ट को हम फॉलोइंग स्टेप में करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फॉलोइंग स्टेप हैं, कुछ स्टेप हैं, उसी तरह हम लोग करते चलते हैं। जो हमारा पहला स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ग्लास प्लेट और लीच एटर मोल्ड में अच्छे तरीके से ऑयल लगाते हैं, ठीक है। जो हमारा, जैसा कि आप फिगर भी देख सकते हैं नीचे साइड में, हमारा जो लीच एटर मोल्ड है और ग्लास है उसमें अच्छे तरह से आपको ऑयल लगा देना है। क्योंकि भाई अगर ऑयल नहीं लगाएंगे, ऑयल लगाते क्यों है ये आपने कभी सोचा है? नहीं। क्योंकि ऑयल इसलिए लगाते हैं ना, कंक्रीट उसमें चिपके ना। मान लीजिए अगर ऑयल नहीं लगाते हैं और फिर हम इस मोल्ड को बाद में सीमेंट को निकालेंगे तो सीमेंट चिपका रहेगा मोल्ड में, फिर ये प्रॉब्लम भी करता है बाद में। इसीलिए ऑयल लगा देते हैं जिससे हमें मोल्ड से आसानी से सीमेंट हट जाए। फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप है क्या करते हैं, फिर हम 200 ग्राम सीमेंट लेते हैं जिसमें हम 0.78 टाइम वाटर को मिलाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड सीमेंट कंसिस्टेंसी कहते हैं।
जो हम लोग 0.78 टाइम्स जो वाटर्स मिलाते हैं उसे हम लोग स्टैंडर्ड सीमेंट कंसिस्टेंसी के नाम से जानते हैं। तीसरा जो स्टेप करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट पेस्ट को अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए सीमेंट को ट्रॉवल से अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी, अब भाई सीमेंट में हम लोगों ने पानी डाला, बट क्या कंसिस्टेंसी हो जाएगी पानी डालने से? नहीं, हमको ट्रॉवल से मतलब करनी से, इसको हिंदी में करनी बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रॉवल के नाम से जानते हैं। तो ट्रॉवल से अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद, ठीक है। तो ये अपना तीसरा स्टेप भी हो गया कंप्लीट। चौथे स्टेप में क्या करना है कि अब हमें सीमेंट पेस्ट को मोल्ड में रखेंगे, फिर उसे ग्लास की सहायता से मोल्ड को कवर कर देने के बाद उस पर एक भारी वेट का कुछ भी सामान रख सकते हैं गिलास के ऊपर, जिससे ग्लास की मूवमेंट ना हो। अगर मूवमेंट होगी तो उसे सेट होने में मतलब होल्ड करने के लिए, एक तरह से बोल सकते हैं होल्ड के लिए हम लोग कुछ वेटेड चीज रख सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ टॉवेल से हम लोग कंसिस्टेंसी बना के डाल रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक वेट के लिए एक टुकड़ा छोटा सा ब्लैक कलर का रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे मोल्ड को नाउ सबमर्ज द होल मोल्ड, मतलब पूरे मोल्ड को हम लोग वाटर में 24 घंटे के लिए, मतलब 24 आवर के लिए सबमर्ज यानी डुबा देंगे। अब क्या करेंगे, मोल्ड को वाटर में डुबा देंगे, पर डुबाते समय यह ध्यान देंगे कि टेम्परेचर जो हमारा होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अब भाई आपके दिमाग में चलेगा रूम टेम्परेचर है क्या? अब हर एक चीज इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबा और फिर आप देखेंगे नहीं। तो रूम टेम्परेचर के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, उसमें पूरे डिटेल से समझाया गया, उसका अलग से वीडियो बनाया गया, तो इसीलिए रूम टेम्परेचर को वहां से जाके आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर क्या होता है, बस आप ये समझ लीजिए रूम टेम्परेचर तक होना चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ का वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर क्या चाहिए, क्या होता है, वो आप जाके हमारे एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है रूम टेम्परेचर के बारे में, देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, मोल्ड को जो नेक्स्ट स्टेप अपना है ये वाला स्टेप जो है, उसमें क्या करेंगे, मोल्ड को 24 घंटे के बाद पानी से निकालते हैं। अब क्या करेंगे, मोल्ड को 24 घंटे के बाद पानी से निकालते हैं और 2 इंडिकेटर्स के बीच की दूरी को नाप लेते हैं, जो L1 होता है। 2 इंडिकेटर्स क्या है मेरे भाई, इंडिकेटर्स आप समझे, इंडिकेटर्स ये जो आप लीचेटर ऑपरेटर देखेंगे, ये जो दिख रहा होगा ना, यही है इंडिकेटर्स, ठीक है। ये जो लाइन लाइन ऐसा करके दिख रहा है यही इंडिकेटर्स है, और इसी के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। देखिए अगर प्रैक्टिकल की जरूरत होगी, जैसे कि मैं इतना डिटेल में इतने डीपली आपको समझा दूंगा कि आप नॉर्मल आपको अगर खड़ा कर दिया जाए तो आप प्रैक्टिकली हर एक चीज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप बोल दें, इसके लिए एक दिन जाकर मैं लैब में और ये प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा, बट आपको जरूरत होगी तब तो कमेंट सेक्शन जरूर करना भाई मेरे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप होगा, अब क्या किया है, 24 घंटे डुबा देते हैं टेम्परेचर में, फिर 24 घंटे के बाद हम लोग पानी से निकाल के उसे 2 इंडिकेटर के बीच की दूरी नाप लेते हैं, और एज्यूम डेट कि जो हमने दूरी लिया वो L1 है। अभी समझने के लिए मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस लिया वो L1 है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, L1 तो हमने पता कर लिया, इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बाद मोल्ड को दोबारा वाटर में बॉइलिंग पॉइंट तक 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अभी फिर एक नया वर्ड आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसे देखना है तो भाई ये भी हमने वीडियो डाल चुका है। तो कुछ टेक्निकल लैंग्वेज होते हैं भाई, ये साइंस और अपने इंजीनियर में जो आपको समझना, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें कुछ टेक्निकली चीज होती है, ये सब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर जाइए, क्लिक करिए और अच्छे से समझिए। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो जितने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो जाता है उसे हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बॉइलिंग टेम्परेचर पे 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे मोल्ड को दोबारा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है भाई, जो हम लोगों ने अभी इंडिकेटर नापा है ना गुरु, वही वाला मोल्ड रखना है। ऐसा नहीं कि न्यू फिर से बना के प्रोसेस करके रखोगे, नहीं, वही मोल्ड को दोबारा रखोगे, 3 घंटे के लिए छोड़ दोगे। फिर उसे क्या करना है, उसे कूल होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है, और फिर रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है, ठीक है। मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं कि रूम में ले जाकर रख देना है 3 घंटे के बाद, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर दोनों इंडिकेटर के बीच की दूरी को नाप लेते हैं, जो कि L2 होता है, ठीक। दोनों बीच की दूरी को नाप लिए, क्या होता है L2, एज्यूम डेट L2 आ गया। तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा ना इस दिस, तो वो आता है L1 और L2। मतलब जो सीमेंट जो एक्सपेंड हुआ है, मतलब फैला है, वो L1 को L2 से माइनस कर देंगे तो हमारा सामने सब सीमेंट निकल जाएगा। अभी आपको मालूम है L1 क्या है, L2 क्या है, क्योंकि हमने बता दिया है, फिर से समझा देते हैं। L1 है रूम टेम्परेचर, मोल्ड को हम लोग 24 घंटे के लिए रख देते हैं, पानी में सबमर्ज करते हैं, उसके बाद नापा गया डिस्टेंस 2 इंडिकेटर के बीच। L2 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में 3 घंटे तक रखने के बाद फिर उसे रूम टेम्परेचर में ठंडा करने के बाद जो हमारा 2 इंडिकेटर के बीच की दूरी को L2 के नाम से जानते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं, आखिर इस टेस्ट को करने के बाद हमें मिला क्या, ये चीज भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। आखिर मैंने टेस्ट किया, मैंने को मिला क्या, कंक्लूजन निकला क्या इस टेस्ट करने, टू टू अलाउ लिमिट ऑफ एक्सपेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm of PC सीमेंट।
जो हमारा ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये L1 माइनस L2, ये ओपीसी के सीमेंट के लिए 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी मैं पूरे सीमेंट के लिए बताऊंगा, क्योंकि सीमेंट बहुत टाइप के होते हैं ना, सबके लिए अलग अलग होता है। तो अभी इतना समझिए, 2-3 सीमेंट के लिए बता दे रहा हूँ कि 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए डिस्टेंस L1 माइनस L2। पीपीसी के लिए हुए 10 mm, और लोहित सीमेंट, सल्फर सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। टेस्ट को करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अब भाई टेस्ट तो हम लोग कर रहे हैं, बट क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? इस टेस्ट को करते समय कुछ बातों का तो जरूरी ध्यान रखना चाहिए। पहला जो है बात है वो है, जब हम L1 और L2 का मेजर करें तो 0.5 mm के नजदीक होना चाहिए। अभी मैं वही चीज बताया था, याद करो, रिकॉल करो, 0.5 mm कहाँ पे है? 0.5 mm के बाद जो इंडिकेटर ये दोनों निकला रहेगा, ये अपना मोल्ड इस तरह रहता है, ये यहाँ तक रहता है, और अगर टॉप व्यू देखे तो यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस छोटा रहता है, और यही होता है 0.5 mm। तो मतलब अपने को इधर नहीं नापना है, ये इधर 0.5 mm के जितना नजदीक नापेंगे वो उतनी एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्या देगा? एक्यूरेट वैल्यू। तो अपने को इधर साइड बहुत फ्रेशर यही गलती करते हैं भाई, फ्रेशर नहीं, आपको सिखाने वाला भी गलती करता है, और ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि हमारा ये जो इंडिकेटर रहता है ना, ये बहुत लंबा रहता है, तो फिर ये क्या होता है, मुड़ जाता है, ये इधर मुड़ जाता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है, जो इंडिकेटर ये टच है ना, और ये 5 mm का गैप जो दिख रहा है, यहीं पे इसके नजदीक, जितना ज्यादा नजदीक आप मेजरमेंट करेंगे ना L1 और L2 का वैल्यू, उतना ही एक्यूरेट आता है। तो ये प्रिकॉशन है पहला, जो आपको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा जो है नेक्स्ट जो है दूसरे नंबर पे, वो है जब हम मोल्ड को पानी में डुबाए तो मोल्ड के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ये तो मेजर प्रॉब्लम है। अभी क्या है, नए नए फ्रेशर आते हैं, वो गए ये लैब में, वो क्या करते हैं, मोल्ड तो भर तो लेते हैं, सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि वो उसे पानी में डुबाते हैं, वो पानी ही अंदर घुस जाता है। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कभी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि आप जो ग्लास है ना, ग्लास को ऐसा कवर कर दीजिए ताकि पानी अंदर जाए ना। और तीसरा जो है अपना है, वो सीमेंट को मोल्ड में भरते भरते समय ज्यादा प्रेशर से नहीं भरना चाहिए। अभी क्या होता है, ये हुआ भी है बहुत लोगों के साथ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, जैसे क्यूब वगैरह भरते हैं, क्यूब या स्लम टेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम कॉम्पैक्शन किए, प्रेशर दिए एक तरह से, इसमें ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये 0.5 mm है, ये 0.6 mm हो जाएगा, 7 mm हो जाएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम आने जाए। कितने लड़के होते हैं कि इतना ठूस ठूस के भर देते हैं, मतलब इतने ज्यादा कॉम्पैक्शन कर देते हैं कि ये क्या बोला जाए, 1-1 mm तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे चलना है। देखिए, बात करें ओपीसी के लिए तो 10 mm होता है, पीपीसी के लिए 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, और आरएचसी के लिए 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, और एलएचसी के लिए 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन एचएसी यानी हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। L1 माइनस L2 का वैल्यू इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, और अपना अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की बारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।